गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रीमती शोभना अग्रवाल, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला सहारनपुर में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं आपको रसायन विज्ञान का पाठ 5 पृष्ठ रसायन पढ़ाने जा रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस इकाई पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आज हम अधिशोषण विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके निम्न बिंदु हैं। सबसे पहले परिचय, अधिशोषण व इससे संबंधित शब्दावली, उसके बाद अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर, अधिशोषण की क्रियाविधि और एंड में पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों परिचय की। पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? पृष्ठ रसायन सतह या अंतरापृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं से संबंधित क्षेत्र है। सतह का स्थूल प्रवास्थाओं से अलग दर्शाने के लिए हाइफन या स्लैश का उपयोग करते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, उसमें एक तो हम लेते हैं सतह और दूसरा लेते हैं हम स्थूल। सतह मीन्स उसका पृष्ठ, जैसे ये मेरी मुट्ठी, तो ये मेरा पृष्ठ या सतह। लेकिन अगर मेरे हाथ के अंदर जो भी कुछ है उसको हम स्थूल से बताते हैं, तो सतह का स्थूल प्रवस्थाओं से अलग दिखाने के लिए हम उन दोनों के बीच में हाइफन या स्लैश लगाते हैं। उदाहरण, ठोस गैस, यानी दो अवस्था हैं, ये दो हैं ठोस गैस, तो इनके बीच में हमने हाइफन लगाया है, या हम इसी तरीके से इसमें स्लैश भी लगा सकते हैं। औद्योगिक महत्व की अनेक रासायनिक क्रियाएं ठोस उत्प्रेरकों की सतह पर ही संपन्न होती हैं। अतः दैनिक जीवन में पृष्ठ रसायन का अध्ययन महत्वपूर्ण है। हमारे डेली लाइफ में होने वाले बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, जिसमें मुख्य उत्प्रेरण है। उत्प्रेरण में जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं, उनकी सतह पर जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, वह सभी पृष्ठ रसायन से संबंधित रहती हैं। अब आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है अधिशोषण, जिसे हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। अणु स्पेशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित या एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ठोस या द्रव है और उस पर कोई अन्य अणु स्पेशीज आकर जमा हो जाती है, तो उसके जमा होने को, संचित होने को, या हम बोलेंगे एकत्रित होने को अधिशोषण कहते हैं। यह एक पृष्ठीय घटना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पृष्ठ पर ही अणु स्पेशीज इकट्ठी हुई है। अगली बात करते हैं। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक तथा संचित होने वाले पदार्थ को अधिशोषित या अधिशोष्य कहा जाता है। हमारे पास यहाँ पर दो पदार्थ हैं। एक, जैसे हमने एग्जाम्पल दिखाया है या चित्र दिखाया है, ये एक एक्टिवेटेड चारकोल है। ये हमारा इस समय जो काम कर रहा है वह है अधिशोषक, यानी इसकी सतह पर ये जो गैस के अणु हैं ये सब आकर बैठ रहे हैं। केवल ये सतह पर आ रही हैं, इसके अभ्यंतर यानी इसके अंदर तक नहीं जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा अधिशोषण। तो इसमें हमारे दो शब्द हो जाते हैं। एक चारकोल हो गया, जिसकी सतह पर अधिशोषण संपन्न हुआ है, वो तो कहलाएगा अधिशोषक, और जो गैस के अणु जो उस पर जमा हुए हैं वो कहलाते हैं अधिशोष्य। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जिसमें बारीक चूर्ण अवस्था में ठोस, जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, अच्छे अधिशोषक का कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम किसी भी ठोस को, जैसे हमने यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल लिया है, किसी भी ठोस को यदि हम बारीक पाउडर में पीस दें, पाउडर में पीसने का मतलब है उसे बिल्कुल तोड़ते चले जाएं, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा, और जितना पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा उतना उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाएगी कि वो अपने ऊपर अन्य अणुओं को अधिशोषित कर सके, यानी वो उस समय बहुत अच्छे अधिशोषक का कार्य करेगा।
इसमें उदाहरण है सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण, चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का अधिशोषण, चॉक द्वारा शाही का अधिशोषण। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सिलिका जेल की। अक्सर आपने देखा होगा कि आप बाजार से कोई भी कंटेनर या बॉटल बंद लेकर आते हैं तो उसमें छोटी छोटी गोलियों का एक पैकेट आता है, वो सिलिका जेल का होता है, ताकि उस बर्तन में जितने भी जल वाष्प है वो सब उस पर अधिशोषित हो जाए। दूसरा उदाहरण यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से चारकोल गैस को अधिशोषित कर रहा है, और तीसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ डेमो करके दिखाती हूँ। अब मेरे हाथ में एक ये चॉक है। इस चॉक को जब मैं इस शाही में डुबोती हूँ तो देखते हैं कि चॉक का रंग कैसा हो जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारी चॉक पूरी ऊपर से नीली हो चुकी है। अब जब हम इस टुकड़े को तोड़ते हैं तो ये टुकड़ा अंदर से बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहा है। ये अंदर से सफ़ेद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अधिशोषण की क्रिया हुई है। इट मीन्स जो हमारे शाही के कण हैं वो केवल चॉक के सरफेस यानी सतह पर लगे हैं, वो उसके अभ्यंतर में अंदर तक नहीं जा पाए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है अधिशोषण का। अब पढ़ेंगे हम अधिशोषण से संबंधित शब्दावली, जिसमें पहला है अवशोषण, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। वह घटना जिसमें अधिशोषक के स्थूल मीन्स अंदर में प्रवेश कर समान रूप से वितरित हो जाता है, अवशोषण कहलाती है। यानी अब हमारा जो अधिशोषण है वो केवल सरफेस पर न दिखाई देकर वो उसके अंदर तक चला जाएगा, तो ये कहलाता है अवशोषण। उदाहरण, शुष्क कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, सोखता कागज द्वारा शाही का अवशोषण। इसे यहाँ डायग्राम से देखेंगे। ये दिखाया है हमने अधिशोषण एब्जॉर्प्शन, और यहाँ दिखाया है अवशोषण एब्जॉर्प्शन। यहाँ जो अणु हैं, गैस के अणु, वो केवल सरफेस पर यानी पृष्ठ पर जमा हुए हैं, जबकि यहाँ पर वो अंदर भी जा रहे हैं, यानी अंदर जा रहे हैं वो पूरी तरीके से। तो अंदर प्रवेश करके वो पूरी तरीके से इसके अंदर समान रूप से वितरित हो जाएंगे, और ये कहलाएगा अवशोषण। इसमें आपको हम शाही सोखता द्वारा कागज द्वारा शाही का अवशोषण कैसे होता है ये डेमो से दिखाते हैं। ये हमारा कागज है शाही सोखता वाला, और इसमें हमने थोड़ी सी इंक ली। और ये इंक हमारी काफ़ी हद तक इसके अंदर तक जा चुकी है। थोड़ी देर में ये बिल्कुल सूख जाएगा और सारी की सारी शाही इस कागज के अंदर होगी। तो ये हमारा अवशोषण है। इसी तरह से हमारे पास कोई स्पंज का टुकड़ा है और हम उसे यदि पानी में डुबोते हैं तो पानी उसके बिल्कुल अंदर तक चला जाता है, तो ये भी अवशोषण कहलाता है। अब बात करते हैं शोषण की। शोषण मीन्स सॉर्प्शन। जब अधिशोषण व अवशोषण की प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो यह शोषण कहलाता है। यानी जो हमारा अणु है वो सतह के साथ साथ अभ्यंतर में भी प्रवेश कर रहे हैं, यानी दोनों जगह आ रहे हैं, तो यह शोषण कहलाएगा। इसमें प्रारंभ में तीव्रता से अधिशोषण होता है और उसके पश्चात मंद वेग से अवशोषण होता है। यानी शुरू में जो गति रहेगी वो अधिशोषण की ज़्यादा होगी, यानी पहले जो अणु होंगे वो केवल सरफेस पर आके लगेंगे और बाद में वो अणु धीरे धीरे अंदर जाने लगेंगे। यानी प्रारंभ में अधिशोषण और उसके बाद अवशोषण होगा। इसके उदाहरण हैं सूती वस्त्रों पर रंजकों का शोषण। सूती वस्त्र को जब हम रंगते हैं तो हम रंग में उसे डुबोकर रख देते हैं, तो हमारा सूती वस्त्रों पर सबसे पहले जो रंग होता है वो उसके सतह पर इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे फिर उस कपड़े के अंदर तक जाने लगता है, तो ये कहलाता है शोषण। इसी प्रकार पैलेडियम धातु पर डाइहाइड्रोजन गैस का शोषण। नेक्स्ट टॉपिक है विशोषण यानी डिसॉर्प्शन। विशोषण मीन्स जो हमारा अधिशोषण हुआ था उसका उल्टा। किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को पृथक करने की प्रक्रिया
विशोषण कहलाती है। यानी जब हमारा अधिशोषक को छोड़कर चला जाए तो ये कहलाएगा विशोषण, अलग हो जाए। यह अधिशोषण प्रक्रिया का उत्क्रम है, यानी ये इसका जस्ट अपोजिट है। अब बात करते हैं अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। ये एक बहुत ही इस चैप्टर का प्रमुख क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, जिसमें पहला अंतर अभी हमने आपको समझाया था कि अधिशोषण एक पृष्ठ घटना है जिसमें अधिशोषित केवल अधिशोषक की सतह पर ही जमा होता है। यानी अधिशोषण सिर्फ पृष्ठ पर होने वाली घटना है, इसमें जो भी कोई अणु है सिर्फ वो सतह पर लगे होते हैं। जबकि अवशोषण एक अंतरंग घटना है जिसमें अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश कर समान रूप से वितरित रहता है। यानी ये अंदर वाली घटना है जिसमें सारा का सारा अधिशोषित, जिसे हम अधिशोष्य भी कहते हैं, वो अधिशोषक के अंदर जाकर पूरी तरीके से समान रूप से वितरित हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट है, प्रारंभ में अधिशोषण की दर अधिक होती है तथा बाद में कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे सरफेस खाली है तेजी से अणु आते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये हमारा सरफेस गिरने लगेगा तो बाद में अधिशोषण की दर धीमी हो जाएगी, क्योंकि अणुओं को जगह नहीं मिलेगी, स्थान नहीं मिलेगा। जबकि अवशोषण समान दर से होता है, क्योंकि अवशोषण के लिए जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अंदर के एरिया का, वो बहुत अधिक होता है। अब बात करते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि। यानी अधिशोषण होता किस प्रकार है, क्या क्रिया है उसकी। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। इसका पहला कारक अधिशोषक का असंतुलित बल है। अधिशोषक के अंदर के कणों पर लगने वाले सभी बल आपस में संतुलित होते हैं, परंतु पृष्ठीय कण सभी दिशाओं में अपने प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से घिरे नहीं होते, अतः उन पर असंतुलित आकर्षण बल होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? हम बार बार बता रहे हैं आपको कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ पर होने वाली घटना है। तो इसका पहला कारक है अधिशोषक का असंतुलित बल। ये डायग्राम से आपको दिखाई देगा कि इसमें जो हमारे सेंटर में अणु आ रहे हैं, उस सेंटर के अणु पर चारों तरफ से अन्य अणु समान बल लगा रहे हैं, जिससे यहाँ पर सारे बलों का संतुलन समान होने के कारण यह संतुलित हो जाएगा और यह संतुलित बल कहलाएगा। जबकि ये हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ पर जो अणु है उस अणु को नीचे से भी बल मिल रहा है, दाएं बाएं से भी बल मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला कोई अणु ना होने के कारण उसे ऊपर से कोई बल नहीं मिल रहा, जिसे हम बोलते हैं कि पृष्ठीय कण के जो जितने भी परमाणु या अणु हैं वो असंतुलित हैं, यानी उन पर चारों तरफ अणु नहीं है। इस प्रकार वे अपने पृष्ठ पर अन्य कणों को संतुष्ट करते हैं। यानी जब इन पर यहाँ पर जो बल हैं जिसके द्वारा वो आपस में जुड़ना पसंद करते हैं वो फ्री हैं, तो वो दूसरे कणों को आने देते हैं और दूसरे कण उन पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। ये कण भौतिक अथवा रासायनिक रूप से ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब जो हमारा अधिशोष्य के कण है वो भौतिक रूप से यानी भौतिक बल द्वारा या रासायनिक बल द्वारा जो हमारा अधिशोषक है ठोस या द्रव उसकी सतह पर एकत्रित होने लगते हैं। अधिशोषण का दूसरा कारक अधिशोषण ऊष्मा है। अधिशोषण होने पर पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में कमी आती है जो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, अतः अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसका मतलब है बच्चों कि जो हमारा अधिशोषण है, जब अधिशोष्य अधिशोषक के पास आता है तो दोनों में आपस में एक बल लगता है, यानी दोनों आपस में एक बल के द्वारा जुड़ते हैं और जब भी कभी दो चीज जुड़ती हैं तो वहां पर ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर ऊर्जा ऊष्मा जो है वो निकल रही है, अतः जो अधिशोषण प्रक्रम है वो ऊष्माक्षेपी है। और हमें पता है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में डेल्टा H जो हमारी एंथैल्पी होती है उसका मान ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। और हम ये भी जानते हैं कि
कि जब एक गैस अधिशोषित होती है तो इसके अणुओं का चालन कम होता है, अर्थात एंट्रोपी घट जाती है। यानी जब कोई गैस किसी सतह पर आके बैठेगी तो उसका चलना फिरना कम हो जाएगा और चलने फिरने से उसकी एंट्रोपी में कमी आ जाएगी, और एंट्रोपी में कमी को हम ऋणात्मक बोलेंगे, यानी डेल्टा एस का मान भी हो जाएगा ऋणात्मक। इस प्रकार अधिशोषण में जो हमारा निकाय है, सिस्टम मीन्स जो भी कोई हम काम कर रहे हैं अधिशोषण का, जैसे हम चौक का एग्जाम्पल ले सकते हैं और कोई भी धातु का, गैस का अधिशोषण कुछ भी ले सकते हैं, उसमें एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही घट जाती हैं। किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होता है और समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के आधार पर डेल्टा जी का मान तभी ऋणात्मक होता है जब डेल्टा एच का मान काफी ऋणात्मक हो, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस का मान यहाँ पर धनात्मक है। यानी जो हमारा डेल्टा जी है उसको ऋणात्मक होने के लिए डेल्टा एच का ऋणात्मक मान पर्याप्त होना चाहिए, यानी काफी अधिक होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एस हमारी पहले ही ऋणात्मक हो चुकी है और ऋणात्मक ये पूरा का पूरा हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो इसका मान यदि बहुत ज्यादा ऋणात्मक रहेगा तभी डेल्टा जी का मान भी ऋणात्मक हो पाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो हमारे अधिशोषक के अणु हैं वो अधिशोषक के ऊपर जमा होते जाते हैं तो हमारा डेल्टा एच यानी ऊर्जा का निकलना भी कम होता चला जाता है। ऊर्जा का निकलना कम होने से डेल्टा एच का मान कम ऋणात्मक हो जाता है। अंत में जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का मान बराबर हो जाता है तो डेल्टा जी का मान उस समय शून्य हो जाता है और साम्य स्थापित हो जाता है, और साम्य स्थापित हो जाने पर अधिशोषण और विशोषण दोनों एक साथ होने लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण, दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। यानी अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों जब आपस में जुड़ चुके हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बल है और उन बलों के आधार पर ही हमने अधिशोषण को दो भागों में बांटा है। पहला भौतिक अधिशोषण, जिसे हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर दुर्बल वान डेर वाल बलों यानी भौतिक बलों के द्वारा बंधे होते हैं तो यह प्रक्रम भौतिक अधिशोषण कहलाता है। इसका मतलब है जब अधिशोष्य यानी गैस के कण अधिशोषक यानी ठोस की सतह पर दुर्बल बंध से जुड़े हैं, यानी उनके बीच में लगने वाला एक भौतिक बल है, तो यह भौतिक अधिशोषण कहलाता है। उदाहरण, निकिल की सतह पर H2 गैस का वान डेर वाल द्वारा अधिशोषण। निकिल एक धातु है, उसकी सतह पर जब हाइड्रोजन गैस के अणु आते हैं तो वो शुरू में जो अणु होते हैं वो परमाणु में न टूटकर पूरे के पूरे अणु ही उसकी सतह से जुड़ते चले जाते हैं, यानी वो एक दुर्बल वान डेर वाल फोर्स बनाते हैं और इसे हम बोलेंगे इसमें भौतिक अधिशोषण होता है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण। सबसे पहला लक्षण है विशिष्टता की कमी, यानी नॉन स्पेसिफिक नेचर। अभी हमने आपको बताया कि जब भौतिक अधिशोषण होता है तो अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य जो बल होते हैं वो बहुत दुर्बल बल होते हैं, यानी दुर्बल बल होने के लिए ये कोई भी प्रकृति यहाँ पर निश्चित नहीं है। यह अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं है। कोई भी गैस अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो सकती है, यानी अधिशोषण के लिए हमें कोई पर्टिकुलर गैस या पर्टिकुलर ठोस की आवश्यकता नहीं है। किसी भी गैस का किसी भी ठोस पर अधिशोषण हो सकता है। नंबर 2, अधिशोष्य या अधिशोषित गैस की प्रकृति। अब बात करते हैं जो हमारा अधिशोष्य यानी जो गैस जो कि ठोस पर लगने जा रही है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। सामान्यतः ये देखा गया है
कि जो गैस सरलतापूर्वक द्रवणीय हो जाती है, यानी जिन गैस का उच्च क्रांतिक ताप होता है वो आसानी से अधिशोषित हो जाती है, क्योंकि उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसों में प्रबल वान डेर वाल बल उपस्थित होते हैं, और जिसमें प्रबल वान डेर वाल बल होंगे वो आसानी से अधिशोषित होंगी, बजाय उसके जिसमें दुर्बल वान डेर वाल बल होंगे। उदाहरण जैसे हमारे पास SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जितनी भी गैसें हैं, इनका अधिशोषण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसों से अधिक आसान होता है, क्योंकि इन सभी गैस का जो हमारा क्रांतिक ताप होता है वो उच्च होता है, यानी ये सभी प्रबल वान डेर वाल बल द्वारा ठोस से जुड़ती है। तीसरा पॉइंट है उत्क्रमणीय प्रकृति। उत्क्रमणीय को हम बोलते हैं रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल मीन्स कि जब हमारे गैस के कण ठोस पर लगे तो एक तरफ हुआ अधिशोषण, और थोड़ी देर में ही अगर वो अपनी सतह को छोड़कर जाने लगे यानी विशोषण होने लगे, तो ये हो गया प्रोसेस उत्क्रमणीय, यानी ठोस और गैस लगने के बाद वापस गैस ठोस बना और फिर वापस गैस ठोस दोबारा से ठोस प्लस गैस बनने लगा, यानी भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का हो गया। नंबर 4, अधिशोषण की ऊष्मा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी अधिशोषण होता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। अब यहाँ पर अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित है, इसलिए दुर्बल बल होने के कारण जो ऊष्मा निकलती है वो भी काफी कम होती है और उसका मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। नंबर 5 पॉइंट है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि यदि हम अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसे बारीक चूरा करते हैं तो उसका अधिशोषण का परिमाण यानी उसकी अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, यानी वो बहुत अच्छा एक अधिशोषक का कार्य करने लगता है। दूसरा प्रकार रासायनिक अधिशोषण, जिसे हम रसोशोषण भी कह सकते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। जब अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बंध सहसंयोजक या आयनिक बलों द्वारा जुड़ा होता है तो यह रासायनिक अधिशोषण कहलाता है, यानी अब जो हमारे गैस के अणु हैं वो हमारे ठोस की सतह पर रासायनिक बंध, जिसमें हमारा सहसंयोजक बंध भी हो सकता है या आयनिक बंध भी हो सकता है, वो बनाकर जोड़ेंगे तो ये रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। और इस अधिशोषण में हमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, यानी ये अधिशोषण हमारा कम ताप पर न होकर थोड़े से अधिक ताप पर होगा, क्योंकि उसे सक्रिय करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें उदाहरण है, अभी थोड़ी देर पहले भौतिक अधिशोषण में पढ़ाया था निकिल द्वारा हाइड्रोजन का भौतिक अधिशोषण, जिसमें हाइड्रोजन के अणु निकिल के सरफेस पर एज इट इज यानी अणु की फॉर्म में ही लग गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जैसे ऊर्जा बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन के अणु टूटकर परमाणु बन जाते हैं और वो निकिल से रासायनिक बंध बनाकर रासायनिक अधिशोषण कर लेते हैं, यानी एक ही क्रिया में पहले भौतिक अधिशोषण होता है और उसके बाद रासायनिक अधिशोषण होने लगता है। अब बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण की, जिसमें पहला है उच्च विशिष्टता प्रकृति, यानी जो हमारा रासायनिक अधिशोषण है वो बहुत ही विशिष्ट होता है। यह तभी होता है जब अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बन सके, यानी इसमें जब अधिशोषक अधिशोषक के साथ एक सहसंयोजक या आयनिक बंध बना पाएगा तभी वो उससे जुड़ेगा। तो इसके लिए अधिशोषक और अधिशोषक का एक दूसरे से बॉन्ड बनाना जरूरी है, तो इसे हम बोलेंगे विशिष्ट प्रकृति। जैसे ऑक्सीजन धातुओं पर ऑक्साइड बनने के कारण अधिशोषित होती है। ऑक्सीजन गैस को जब हम धातु के ऊपर लाते हैं तो अधिशोषण होता है। कैसे होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो धातुओं के ऊपर ऑक्साइड बनाती है, तो ये कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। नंबर 2, गैस की प्रकृति। रासायनिक अधिशोषण
गैस के क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल गैस की अधिशोषक सतह के साथ रासायनिक बंध बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। यानी अभी हमने पहले भौतिक अधिशोषण में पढ़ा कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोष्य यानी गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वो जल्दी से द्रव में बदल जाए, यानी उच्च क्रांतिक ताप वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैस का एक बॉन्ड बनाना जरूरी है। नंबर 3, अनुत्क्रमणीय प्रकृति। इस अधिशोषण में यौगिक बनने के कारण इसकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है, क्योंकि मजबूत बंध बनने के कारण इस बंध को तोड़ना संभव नहीं होता है। यहाँ पर जब कोई भी गैस ठोस पर आ जाती है, जैसे ऑक्सीजन जब धातु पर आ जाती है तो धातु के साथ वो ऑक्साइड में बदल जाती है, उसका अपना स्वरूप बदल जाता है, तो वो आसानी से हटने वाली नहीं है, यानी बंध को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। नंबर 4, अधिशोषण की ऊष्मा। अधिशोषण की ऊष्मा से मतलब है कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध बनता है, तो यहाँ पर बंध चूंकि रासायनिक बंध है, एक मजबूत बंध है, तो मजबूत बंध बनने के कारण ऊष्मा का मान काफी अधिक होता है, यानी ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, जिसका मान लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। नंबर 5, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि अभी हमने भौतिक अधिशोषण में भी पढ़ा था, इसमें भी अगर हम अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारी अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, यानी अधिशोषण बढ़ेगा। यानी जितना बारीक हम चूड़ा करते चले जाएंगे अधिशोषक का, वो उतना ही अच्छा कार्य करेगा। आपको गृह कार्य दिया गया है। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, अधिशोषण तथा अवशोषण में विभेद कीजिए। यहाँ मैंने तुम्हें अधिशोषण और अवशोषण में अंतर को ही विभेद कहते हैं वो समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कारक इनमें से बीच में से पढ़ाए गए हैं, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी तरह से ठोस की प्रकृति, गैस की प्रकृति, यही सब कारक होंगे। और तीसरा प्रश्न है, अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? यानी अधिशोषण में हमेशा ऊर्जा क्यों निकलती है? डेल्टा H का मान हमेशा ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि अधिशोषण में दो पदार्थ यानी अधिशोष्य और अधिशोषक जब आपस में जुड़ते हैं तो उसमें बंध बनता है, और बंध बनने पर हमेशा ऊर्जा निकलती है। इसी कारण से अधिशोषण ऊष्माक्षेपी है। बच्चों, आज हमने पृष्ठ रसायन पाठ में अधिशोषण विषय के बारे में पढ़ा। अब हम अधिशोषण के जो बिंदु रह गए हैं उन्हें अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।